अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल आवर के साथ मैं हूं ज़ैफ़र लगारी। नाज़रीन, पिछले 1-1.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया और उसके बाद एक अजीब सी क्राइसिस की सिचुएशन शुरू हो गई और लगता है कि मुल्क एक दलदल में फंस चुका है जो दिन ब दिन दस्ता ही चला जा रहा है। हुकूमत भी इलेक्शन चाहती है, पीटीआई भी इलेक्शन चाहती है, लेकिन दोनों अपने अपने वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। इसके बारे में हमने बात करने के लिए स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मुबशर बुखारी को। सर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया। गुड टू सी यू। विश यू ऑल द बेस्ट। सर, इलेक्शंस कब होते देख रहे हैं आप, और क्या पीडीएम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का वेट कर रही है? नहीं, इसमें रिटायरमेंट वगैरह का मामला नहीं है, ठीक है। एक तो इत्तेफाक ये था कि आपकी असम्बली जो है 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है और उसके बाद 60 दिन का जो स्केड्यूल होता है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने और सदर आरिफ अलवी का टेन्योर उतना बनता है। लेकिन कल खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि हम असम्बली 1-2 दिन पहले डिसॉल्व कर देंगे ताकि हमें 90 डेज़ मिल जाएं। जी, उसमें ये प्लान तो हम पहले ही किसी खबर में ब्रेक कर चुके थे कि पीडीएम, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये कहा था जब एक डिस्कशन हुआ था कि क्यों ना हम प्रोलॉन्ग कर लें, उसके लिए हम कोई हाउस में ले आए कि जी इस वक्त मुआशी एमरजेंसी है, तो उस पर पीपल्स पार्टी एएनपी इन्होंने कहा कि नहीं, हम 12 अगस्त के बाद इस असम्बली और हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। तो फिर ये जब उनके जो वाइस गाइज हैं उन्होंने बताया कि जनाब अगर ये 12 को आप ख़त्म करेंगे तो 60 डेज़ में इलेक्शन होंगे। सबको पता है, एक स्टूडेंट को पता होता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 12 की बजाय मैं आपको तारीख बता देता हूँ, ये 8 अगस्त को भेजेंगे चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को समरी। प्रेसिडेंट साहब अगर उस पर दस्तखत नहीं भी करेंगे तो 48 आवर्स बाद वो टूट जाए, जिसका मतलब है कि वो 10 अगस्त के लगभग टूट जाएगी, यानी 2 दिन पहले, जिसके बाद 90 डेज़ का हो जाएगा। लेकिन ज़रदारी साहब ने तो कल कहा है कि अगले 2 महीने में इलेक्शंस नहीं करवा सकता, और इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूँगा। तो वो ठीक कह रहे हैं, अगले 2 महीने में जुलाई और अगस्त निकल जाएगा। अगले 2 महीने देखिए, अगले 2 महीने आप कल से काउंट कीजिए जब 6 तारीख थी, 6 जुलाई 1 महीना, 6 अगस्त तक तो असम्बली ही नहीं टूटी होगी। तो वो उन्होंने ज़रा टेक्निकली, आपको पता है उनका विजडम और विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इलेक्शंस जो हैं मैं वो अक्टूबर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में देखता हूँ ज़ाती तौर पे। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इलेक्शन देखेंगे। और इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी या फिर से आरटीएस बैठेगा या धुन छाएगी? जी देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये तारीख़ है और मैं उस तारीख़ से ज़ाती शाहिद हूँ, मैं उस तारीख़ का, कि पाकिस्तान में कभी एक पार्टी जब कोई ज़्यादा सीट्स लेने जाती थी तो उसकी सीट्स को कम कर दिया जाता था, और एक पार्टी जिसकी सीट्स मतलूबा तादाद तक नहीं थी पहुँचती उसको ज़्यादा कर दिया जाता था, यहाँ तक कि 1997 में मियां नवाज सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी भी ले गए। तो ये पाकिस्तान में इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमेशा से मशकूक रही है, और मुझे ज़ाती तौर पे तो अब ये ट्रस्ट नहीं रहता कि कोई फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम विश करते हैं कि तमाम जमातें जो हैं, चूँकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, ये वो वक्त है जब आपको एक चार्टर साइन करना चाहिए, चार्टर फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और तमाम स्टेक होल्डर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड के सिग्नेचर होने चाहिए कि वो इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही हम रहेंगे अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री ना हुए। लेकिन हमारी कुछ पार्टीज़ की ये रिवायत भी है कि अगर थोड़ा सा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट भी हो जाए तो वो धांधी का, मसलन 1988 में मुझे अंदाज़ा है कि कर्टेल किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विक्ट्री को, एक सिंपल मेजॉरिटी पे ले आए थे वो। उसके बावजूद जो है हमारे मौजूदा जो फ्रंट लाइन लीडर्स में अब शुमार होता है उन लोगों का, उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी थी। तो इसका मतलब ये है कि हम अगले इलेक्शंस के बाद एक और धरने के लिए इंतज़ार करें? जी, वो ये कल्चर चूँकि बन चुका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार्टर एक साइन होना चाहिए जिसमें पीटीआई को सबसे पहले रखना चाहिए, ठीक है। और पीटीआई की अगर ये डिमांड है, पीटीआई को तो कलअदम करने की बातें इस वक्त ज़ेर बहस आ रही हैं हर जगह पर।
جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر ان لوگوں کو معافی مانگ لینی چاہیے جنہوں نے پی ٹی آئی کو پروموٹ کیا، بنوایا. کالعدم بھی اگر وہی کرنے جا رہے ہیں تو معافی کے ساتھ پہلے وہ قوم سے معافی مانگیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو کالعدم کر دیں. اور کالعدم کر دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور تاریخ میں پھر لکھا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں نے کالعدم لیکن کیا. شودا کی جو تقریب ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں جی ایچ کیو میں، وہاں پہ تو باجوہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے. کتنا انفارچونیٹ ہے، مطلب ایک جو فرینکنسٹائن ہے اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں اور اس کے مانسٹر کو آپ کالعدم کر رہے ہیں. تو یہ کیا پولیٹیکل جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے لیے یہ ایک عبرت کا وہ نہیں ہے؟ یہ مقام عبرت ہونا چاہیے. اور سیاسی لیڈرز کو میں وہی جب چارٹر کی بات کرتا ہوں، اسی چارٹر میں یہ جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ریٹن نہیں تھا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ان پرنسپل طے ہوا تھا کہ ہم آئندہ سے نان پولیٹیکل فورسز کے اعلی کار نہیں بنیں گے. یہ لندن میں ان کی بڑی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی پالیٹکس میں ڈفرینس نظر آتا ہے. آپ کو آصف زرداری اور محترمہ بے نظیر کی پالیٹکس میں ڈفرینس نظر آ رہا ہے. ہاں آصف زرداری صاحب تو وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ان کا. تو یہی بات جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کوئی حلف نامہ لکھ کے طے کرنی چاہیے کہ آئندہ سے ہم، کیونکہ جو اعلی کار بنتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے. میاں نواز شریف 2008 میں بھی درمیان میں اعلی کار بنے تھے یوسف رضا گیلانی کے ایشو پہ، میمو گیٹ کے ایشو پہ وہ اعلی کار بنے تھے. اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اگلی حکومت کے بعد درمیان میں ہی اڑے، اور پھر کنوکشن جو کہ نہیں بنتی تھی حکامہ میں تو کم از کم نہیں بنتی تھی، ایک عام سا بندہ بھی کہہ سکتا ہے. تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں جب آپ کسی کو سرو کرتے ہیں، اور جب آپ اس سروس سے انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بینیفٹ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر ایسے ہی نتائج سامنے ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مل کر الیکشن لڑیں گے یا بہت جلد پیپلز پارٹی الگ ہونے والی ہے؟ نہیں، یہ مل کے الیکشن نہیں لڑیں گے. ہاں کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور یہ وہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں کے پی میں اگر مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو جن جگہوں پہ ان کا ووٹ بینک تھوڑا سا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ اے این پی یا جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کر دیں، اس کے بدلے میں کسی اور حلقے میں ان سے سپورٹ لے لیں جہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ تھوڑا سا مضبوط ہو. اسی طرح کراچی میں ہو سکتا ہے کہ پی پی جو ہے وہ نون لیگ کی سپورٹ لے لے، اور جس حلقے میں ان کی وہ نہیں ہے اسٹرینتھ وہاں پہ سپورٹ کر دے. اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. لیکن وہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آئی جی آئی طرز کا کوئی الائنس ہوگا، یا آپ کے بزرگوار سردار فاروق لغاری صاحب نے جو نیشنل الائنس بنایا تھا اس طرح کا کوئی الائنس ہوگا، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. جیسے عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مختلف الیکشنز میں. اور حیران کن بات یہ تھی کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کے پی میں کچھ جگہوں پہ جے یو آئی ایف نے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا کلچر جو ہے وہ آپ کو نظر اس کا مطلب کہ الیکشنز کے بعد ایک قومی حکومت بننے جا رہی ہے. الیکشن کے بعد ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. اس پہ مجھے بڑا بھرپور یقین ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہی آئے گی. اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تب بھی ہنگ پارلیمنٹ ہی آئے گی. بلاول اس کے پرائم منسٹر ہوں گے؟ اس میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو مجھے آصف زرداری کی پلس نظر آ رہی ہے وہ بلاول کو پرائم منسٹر بنانا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پنجاب حکومت مل جائے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ لاسٹ گراؤنڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک وقت میں پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اب 7 نشستوں میں صوبائی اسمبلی کی، اور ساتھ ہی وہ بھی ایک ضمنی الیکشن میں آئی نیشنل کی. تو اس صورتحال میں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے زرداری صاحب لاہور میں کیمپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو کہ بقول ان کے قریبی لوگوں کے الیکٹیبل ہیں. لیکن ایمانداری کی بات ہے، جو 24 لوگ ساؤتھ سے انہوں نے شامل کیے تھے ان میں سے میں ایک کو جانتا ہوں، اور باقیوں کے نام سے بھی میں واقف نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو ان کے قریبی جو انڈکٹ کروا رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ زرداری صاحب کو تھوڑا سا نہ گپلا کر رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. ابھی ہمیں کوئی بہت جو بڑے زرداری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جالوں کو جو صبر کا پھل بہت زبردست طریقے سے 2 مہینے بعد دینے والا ہوں، اس میں وہی ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہی بات کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو آپ کو لگتا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں، آپ نے بلاول کی بات کی، بلاول سے زیادہ وہ پنجاب گورنمنٹ میں انٹرسٹڈ ہے. کیونکہ
मैं भी होता उनकी जगह पे, आप भी होते, लगारी साहब तो यही करते। 144 नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब में, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं पंजाब के पास। यानी अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट मजबूत चाहिए तो आपके पास पंजाब होना चाहिए, तो उसके बगैर आपकी मजबूत हुकूमत नहीं बन पाएगी। तो इसलिए वो पंजाब को कैप्चर करना चाहते हैं दोबारा पॉलिटिकली। इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वापस आएंगे? जी यकीनन, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं। मरियम नवाज़ को लॉन्च किया गया था चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन उनका बयानिया जो है वो चूँकि तब्दील भी होता रहा। फिर उनकी शुरू में तो क्राउड पुलर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ देखा कि वो वाला जो उनका क्रिज्मा है वो थोड़ा सा मुरझाना शुरू हो गया है, फेड होना शुरू हो गया उनका करिश्मा। उन्होंने बड़ी मेहनत की, यूथ को मोटिवेट किया है, लॉयर विंग्स को, रिलीजियस विंग्स को, फार्मर विंग को, लेकिन वो जो वर्कर को चार्ज करने वाली बात होती है वो अभी तक पैदा नहीं हो रही। उसका सबूत लिबर्टी मार्केट में लाहौर जो उनका गढ़ था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओके मेहनत की होगी, और वो जो होता है ना फिल्म नहीं लगती है खिड़की तोड़ रश होगा, और जिसकी टेल जो है वो कम अज़ कम होगी मेन बुलेवार्ड जेल रोड के ऊपर, और उधर से होगी कलमा चौक के ऊपर। ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। नवाज शरीफ की वापसी PMLN की अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे यकीन है कि अगर हम बात करें तो मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, हम कोई नजूमी तो होते नहीं हैं या हम कोई मूवर एंड शेकर भी नहीं होते, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपको कह सकता हूँ 14 अगस्त की तारीख आप याद रखिएगा। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर, इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हुए? जैसे वो CM होते थे और लगता था कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और क्या पता नहीं कर लेंगे, मुल्क को किस बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। देखिए उनकी CM शिप के ज़रा द्वार को जायज़ा लीजिए, बड़े शानदार CM थे। CM उसमें तो कोई शक नहीं। और लेकिन उसके पीछे क्या था? उसके पीछे ये था कि जब भी वो CM बने पीछे प्राइम मिनिस्टर उनका भाई था, और उन्हें मैं खुद गवाह हूँ कि मतलब पंजाब में एक इन्होंने लॉन्च करना था प्रोजेक्ट और उसके लिए पैसे नहीं थे, तो उन्हें मशवरा दिया गया हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलना है। तो आपके मखदूम खुसरो बख्तियार और उस वक्त के सेक्रेटरी फाइनेंस, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से बात की, तो उन्होंने कहा मैं टाइम मैं ले लेता हूँ, बात आप कीजिए। तो नाश्ते पे मिले और उन्होंने कहा जनाब हमें, ये मैं आपको 97-98 की बात बता रहा हूँ, उन्हें बताया कि जनाब हमें ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए 8 अरब रुपए की ज़रूरत है। और ये 8 अरब उन्होंने जानबूझ के कहा था, चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को अच्छा जान, मियाँ साहब टाई बांध रहे थे नाश्ते के वक्त, कोट पहना और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं 8 अरब नहीं है, और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा 4 अरब की समरी जो है ना वो अप्रूव कर दें, और 4 अरब ही चाहिए थे पंजाब हुकूमत को उस वक्त। 8 इसलिए कहा गया कि अगर 4 कहते तो 2 मिलने थे, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ को पता था कि अपने भाई को कैसे डील करना है। तो ये उनकी खुशबख्ती थी। अभी ये है कि भाई इधर है नहीं, खुद उन्हें वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, और फिर बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी है और फिर बहुत सारे कंप्रोमाइज़, क्योंकि आपकी हुकूमत ढेर सारे बैसाखियों के ऊपर खड़ी है और मजबूरी है कि खड़े भी रखना है, इसलिए बहुत से कंप्रोमाइज़ उस तरह खुल के काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको ये लग रहा है। हाँ, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की मेजॉरिटी होती, उन्हें बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़ती, तो शायद एक डिफरेंट होता। फिर कुछ और कंप्रोमाइज़ करने पड़े, मसलन मिफ्ता इस्माइल को रिमूव करके इसाक डार साहब को लाना पड़ा, चूँकि वो मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी के सुसर हैं। तो जब इस तरह के कंप्रोमाइज़ हों तो बंदा फिर यकीनी तौर पर डिलीवर नहीं कर पाता। मुझे इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, नाजरीन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सर, क्या आप इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहेंगे? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या इसी दलदल में हम और फंसते चले जाएंगे? जी देखिए, पाकिस्तान के हालात में बेहतरी तो अभी भी आ सकती थी। मसला ये है कि हमारे यहाँ अपोजिशन करना और फिर हुकूमत को अंडर प्रेशर रखना, प्रैक्टिकली अगर आप देखें 2013 से ऑनवर्ड जो भी हुकूमत आई है, दरमियान में सिर्फ पिछली हुकूमत को निकाल दें, जो पिछली हुकूमत आई वो फिर भी 2013 के फेज़ में अपोजिशन बैठ के कर रही थी। उन्होंने अपना डिलीवर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अवाम की तवज्जो एक ही प्रेपेगंडे पे लगाई कि जो कुछ हमसे नहीं हो पा रहा इसके ज़िम्मेदार भी पिछले लोग हैं।
2013 में पार्लियामेंट के बाहर धरने हो रहे थे, अटैक हो रहे थे। आज हम 2023 में हैं, उसी तरह के एपिसोड हम देख रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जब तक ख़त्म नहीं होती, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब तक ये रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाती, आप जो मर्ज़ी ले हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि इलेक्शन के बाद कम से कम एक स्टेबिलिटी ये आएगी कि जो भी हुकूमत है अगले 5 साल के लिए, और अगले 5 साल के लिए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी देगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उस हुकूमत को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगली हुकूमत उन्हें हैंडल कर पाएगी। IMF उस वक्त इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा, क्योंकि IMF को भी पता होगा ये 5 साल के लिए आए हैं, और ये पॉलिसीज़ अगर नहीं करेंगे 2 साल, 1.5 साल में, साल में इम्प्लीमेंट, तो हम जो है वो अपना बेल आउट पैकेज जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो बेहतर पोजीशन में होगी फैसले करने के लिए, और बेहतर पोजीशन होगी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए बेहतरी आएगी। मैं ये उम्मीद रख समझता सकते हूँ, हैं। उम्मीद रख सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में आजकल मायूसी बहुत ज़्यादा छाई हुई है हर जगह पर। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, 8 मई तक PTI सबसे फेवरेबल पार्टी थी, और 9 मई के इंसिडेंट के बाद हर चीज़ ख़त्म हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं और आप जमहूरी पसंद साफ़ी है, जमहूरियत को प्रमोट करते हैं, तो ये जो PTI को साथ जो किया जा रहा है ये मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं किसी भी अनलेस के लीडर ने क्राइम ना किया हो, यहाँ तो जिसने क्राइम किया होता है उसके खिलाफ भी कुछ नहीं होता। एक तो ये है, लॉ गरीब अमीर ताकतवर कमज़ोर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, 1। दूसरी बात ये है कि यहाँ तो हमने ये देखा, मतलब FIR रजिस्टर हुई है, अभी एक्विटल भी हो रहे हैं। ये क्या मजाक हो रहा है? मतलब ये जुडिशरी क्या मजाक कर रही है? 124 के करीब, 184 नहीं सॉरी 84 के करीब पिटिशन सुनी है एक खास बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में। 83 में एक ही पार्टी को रिलीफ दी है, क्यों? ठीक है, ये सवाल हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी हक में नहीं हूँ कि लीडर को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करें। सियासी वर्कर को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए रियासत में। लेकिन ये तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको आप इस बुनियाद पे छोड़ दें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब जब आप इस तरह करेंगे तो आपके तमाम लॉ कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर सोसाइटी अनरेस्ट की तरफ ज़्यादा चली जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन या बैन करना ये हल नहीं है। इमरान खान की सपोर्ट जो है अवाम में मौजूद है, उसको आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर, पहले भी एग्जैजरेटेड था मेरे कहने के मुताबिक, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, और अभी भी उनको अगर आप ये समझते हैं वाइप आउट हो गए हैं तो ये भी एक गलत क्लेम है, नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज का शो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।